हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। शीत युद्ध और सोवियत संघ का विघटन 1945 से 1992 तक। 1945 में सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन आदि ने मिलकर जर्मनी और जापान को हराया था, लेकिन ये एकता कायम नहीं कर पाए और सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे के प्रतिद्वंदी और विरोधी के रूप में उभरे। सोवियत संघ साम्यवाद और समाजवाद के पक्ष में था और विश्व में समाजवाद को फैलाने में विश्वास रखता था। किसी देश का संसाधन, कारखाने, बैंक, खदान आदि सरकार के नियंत्रण में हो और उनका उपयोग समाज के लिए सभी तबकों के हित में हो और सरकार समाज में असमानता को कम करने का प्रयास करे, ये साम्यवादी नीतियां हैं। इसके विपरीत अमेरिका निजी उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहता था, जिसमें संसाधन निजी हाथों में हो और बाजार जो है बेरोक-टोक चले। नीति के स्तर पर अमेरिका लोकतंत्र, बहुदलीय चुनाव आदि को बढ़ावा देना चाहता था। ये तो थे दोनों के बीच सैद्धांतिक अंतर। व्यवहारिक स्तर पर दोनों देश अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार चाहते थे ताकि युद्ध और व्यापार में मदद मिले। एक ओर सोवियत संघ समाजवाद का प्रतीक बना तो दूसरी ओर अमेरिका पूंजीवाद और लोकतंत्र का प्रतीक बना, लेकिन व्यवहार में उनकी वास्तविक नीतियां अक्सर दूसरे देशों व उनके संसाधनों पर नियंत्रण जमाने की थी। सोवियत संघ 1945 में सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन आदि मित्र राष्ट्र जो थे, उन्होंने जर्मनी और जापान को हराया, लेकिन एकता यहाँ फिर भी कायम नहीं रह पाई और सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी अर्थात विरोधी बने और विरोधी के रूप में उभरे थे। सोवियत संघ साम्यवाद और समाजवाद के पक्ष में था और विश्व में समाजवाद फैलाना चाहता था। किसी भी देश में के संसाधन जैसे कारखाने, बैंक, खदान आदि जो है किसके नियंत्रण में होना चाहिए? सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, यह सोवियत रूस का कहना था। और समाज में सभी तबकों का और इनका उपयोग क्या है? समाज के सभी तबकों, सभी लोगों की पहुंच में होना चाहिए या सभी लोगों के हित में होना चाहिए। सरकार जो है समाज में असमानता को कम करने का प्रयास करे, यह साम्यवादी नीतियां थी। कोई भी सरकार यदि स्थापित होती है तो उनका पहला कार्य होता है कि अपने देश के लोगों के बीच में सभी संसाधनों का समान रूप से वितरण करे और जो भी संसाधन है उन पर सभी का समान रूप से हित हो। लेकिन इसके विपरीत, और यही साम्यवादी नीति भी थी, इसके विपरीत अमेरिका निजीकरण पर जोर देता था, अर्थात निजी व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत उद्योग आदि और व्यक्तिगत संसाधन आदि पर जोर देता था, जिससे कि बाजार बेरोक-टोक चल सके। और नीति के स्तर पर अमेरिका ने लोकतंत्र और बहुदलीय चुनाव को बढ़ावा देना चाहते थे। दोनों देश अपनी अपनी जगह पर सैद्धांतिक रूप से उनमें अंतर तो था, लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण थे। जहां लोकतंत्र को और बहुदलीय व्यवस्था को अमेरिका बढ़ावा देना चाहता था, वहीं सोवियत रूस जो है देश के सभी संसाधनों को समाज के सभी तबकों के हित के लिए और सभी लोगों के हित के लिए प्रयोग हो, इस नीति पर कार्य करना चाहता था और इसे ही समाजवादी या साम्यवादी नीति कहते थे। दोनों ही देशों में सैद्धांतिक रूप से तो अंतर थे ही, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो ये दोनों देश पे अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। अपने दूसरे देशों के बीच उनका कितना प्रभाव पड़ेगा इसी का विस्तार करना चाहते थे, ताकि युद्ध और व्यापार की स्थिति में वे उनकी सहायता कर सके। एक ओर सोवियत संघ समाजवाद का प्रतीक था तो दूसरी ओर अमेरिका पूंजीवाद का प्रतीक था, पूंजीवाद और लोकतंत्र का प्रतीक था। अमेरिका में पूंजी थी और लोकतंत्र दोनों था और सोवियत रूस में क्या था? समाजवाद का प्रतीक बना था सामाजिक तौर पर सभी को समानता हासिल हो। लेकिन व्यवहार में अगर देखा जाए तो इनकी नीतियां अक्सर दूसरे देशों
वह उनके संसाधनों को अपने नियंत्रण में रखने की थी। दोनों देश चाहते थे कि विभिन्न देशों में जो संसाधन है उन पर उनका अधिकार हो, उन पर नियंत्रण उन्हीं का हो। इस प्रकार से वे दूसरे देशों पर नियंत्रण रखना चाहते थे ताकि उनके संसाधनों पर नियंत्रण होगा तो इसका लाभ ये दोनों देश अपने अपनी तरह से उठा सकते थे। 1945 में जो वार्ताएं और संधि हुई उनके तहत एक तरह से दोनों देशों में विश्व में अपने प्रभाव क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर ली थी। सोवियत संघ के प्रभाव पूर्वी यूरोप में था और बाद में चीन, कोरिया आदि देश जुड़ गए। बाकी विश्व में अमेरिका और उसके सहयोगियों का प्रभाव क्षेत्र था। दोनों देश इस सीमा को स्वीकार तो किया मगर एक दूसरे को शक करते रहे। प्रारंभ में अमेरिका के स्थान में सामरिक रूप से ऊंचा था क्योंकि विश्व में केवल उसी के पास परमाणु हथियार थे, लेकिन 1950 के दशक में सोवियत संघ के पास भी हथियार उपलब्ध हो गए थे। 1945 के बाद जो संधियां हुई उसके बाद इन दोनों ही देश अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे। सोवियत अपने प्रभाव क्षेत्र में सोवियत का प्रभाव क्षेत्र था पूर्वी यूरोप और बाद में चीन और कोरिया आदि हुआ और बाकी विश्व पर अमेरिका का अधिकार था। दोनों देशों ने अपनी अपनी सीमा तो स्वीकार की मगर एक दूसरे के ऊपर शक करते थे कि वह मेरे देश को भड़काता है। अमेरिका बोलेगा यूरोप मेरे समाज में हमारे देश को भड़का रहे हैं, तो सोवियत रूस कहता था कि अमेरिका उसके समर्थक देशों को भड़का रहा है। इस प्रकार एक दूसरे पर शक की बिना पर आपस में एक दूसरे पर शक करते थे। प्रारंभ में अमेरिका के स्थान सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय यानी 1945 में केवल अमेरिका ही एक देश ऐसा था जिसके पास के परमाणु हथियार थे और 1950 के बाद सोवियत रूस भी इन हथियारों को अपने पास उपलब्ध हो गए। सोवियत रूस के पास भी ये हथियार उपलब्ध हो गए। 1945 से 70 तक विश्व की अर्थव्यवस्था लगातार विकास कर रही थी और दोनों देशों के बीच तनाव तो था मगर युद्ध की नौबत नहीं आई। लेकिन 1970 के बाद विश्व आर्थिक व्यवस्था में मंदी छा गई और दोनों देशों के बीच तनाव अत्यधिक बढ़ गया। दोनों देशों के पास पूरे विश्व को ध्वस्त करने लायक परमाणु हथियार थे और दोनों को यह पता था कि अगर परमाणु युद्ध होता तो निश्चित ही दोनों देश एक दूसरे को नहीं बल्कि पूरे विश्व को तबाह कर देंगे। अब वे सीधे एक दूसरे से युद्ध न करके उपनिवेशी देशों के माध्यम से अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ने लगे। जब किसी बात पर दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव होता तो दोनों महाशक्ति देश से अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ने लगे। जब किसी बात पर दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव होता तो दोनों महाशक्ति देश सैन्य और अन्य सहायता देकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार करते। उदाहरण के लिए 1950 में कोरिया और 1954 में वियतनाम का बंटवारा हुआ। उत्तर और दक्षिण कोरिया तथा वियतनाम के बीच लगातार युद्ध का संघर्ष की परिस्थिति बनी हुई और सोवियत संघ एक पक्ष की तो अमेरिका दूसरे पक्ष की सहायता करता। इसी प्रकार भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति में सोवियत संघ भारत को और अमेरिका पाकिस्तान को समर्थन देते रहे। पश्चिम एशिया में अरब देश और इजराइल के बीच इसी तरह संघर्ष की स्थिति बनी और दक्षिण अफ्रीका में अंगोला, नामीबिया और मोजाम्बिक स्वतंत्रता संघर्ष भी इसी तरह सोवियत और अमेरिका के परोक्ष रूप से युद्ध के शिकार हुए। 1945 से 70 के बीच विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक सुधार हुआ, लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिति विश्व की मंदी छा गई। विश्व में आर्थिक मंदी की व्यवस्था छा गई और दोनों देशों के बीच फिर से तनाव अत्यधिक बढ़ने लगा। दोनों देश कौन कौन से थे? सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों देशों के पास विश्व को बर्बाद करने के लिए ध्वस्त करने के लायक दोनों देशों के पास पूरे विश्व को बर्बाद करने के लिए समाप्त करने के लिए परमाणु हथियार पर्याप्त थे और दोनों को यह पता था कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो न सिर्फ ये दोनों देश बल्कि पूरा विश्व जो है
बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब वे दोनों एक दूसरे पर सीधे युद्ध न करके अपने उपनिवेशों के माध्यम से या अपने समर्थक देशों के माध्यम से युद्ध करने लगे थे। ये सीधे युद्ध न करके अप्रत्यक्ष युद्ध करते थे। कैसे करते थे? जब किसी दो पड़ोसी देशों के बीच में युद्ध होता था तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश का साथ देता था और सोवियत रूस दूसरे देश का साथ देता था। उदाहरण के लिए 1950 में कोरिया और 1954 में वियतनाम का बंटवारा हुआ। इसमें उत्तर और दक्षिण कोरिया तथा वियतनाम के बीच लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रही। इसमें सोवियत संघ ने एक पक्ष का साथ दिया तो अमेरिका ने दूसरे पक्ष का साथ दिया। इसी प्रकार जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, दोनों के बीच में तनाव की स्थिति बनी तो सोवियत संघ ने भारत का और अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया। और पश्चिमी एशिया में भी अरब देशों में इजराइल के बीच इसी प्रकार संघर्ष की स्थिति बनी। दक्षिण अफ्रीका में अंगोला, नामीबिया, मोजाम्बिक की स्वतंत्रता संघर्ष में भी इसी प्रकार सोवियत संघ ने एक का तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूसरे का साथ दिया और इस प्रकार परोक्ष युद्ध ये लोग लड़ने लगे, अप्रत्यक्ष युद्ध के आपस में लड़ने लगे थे। सबसे अधिक खतरनाक तो दोनों देशों के बीच की शस्त्र प्रतिस्पर्धा थी। यह जानते थे कि परमाणु युद्ध सबसे खतरनाक है और दोनों देशों के बीच शस्त्र प्रतिस्पर्धा थी। दोनों देश जानते थे कि परमाणु युद्ध हुआ तो दोनों ही देश नहीं बल्कि पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। इसके बावजूद भी ये दोनों देश आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे, कंपटीशन करते थे कि एक ने अगर किसी प्रकार के परमाणु हथियारों का परीक्षण किया तो दूसरा ने भी वैसा ही परीक्षण करता था। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन हो रहा था उससे पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को खतरा था। यही दोनों देशों का यही प्रयास रहा कि अधिक से अधिक खतरनाक हथियारों का वे हासिल करें और उन्हें ऐसे ठिकानों पर तैनात किया जाए जिससे कि दूसरे देशों को, जिससे पूरी दुनिया के देश इस परमाणु हथियारों के निशाने पर आ जाए। और ऐसी स्थिति में उन्होंने ऐसे ठिकाने बनाए जिससे कि परमाणु हथियारों के निशाने पर यह पूरी दुनिया आ गई थी। यही नहीं, दोनों देश लगातार यह धमकी देते थे कि किसी तनाव की स्थिति में इन हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। और एक बड़ी समस्या थी कि अगर किसी तकनीकी गलती के कारण ये हथियारों का न चाहते हुए ये हथियारों का उपयोग हो गया तो पूरी दुनिया में विनाश हो सकता था। और इस तरह से 1975 से 1989 तक पूरी दुनिया परमाणविक विनाश के कगार पर खड़ी थी। स्थिति गंभीरता को देखते हुए पूरे विश्व में खासकर अमेरिका ने और यूरोप ने यहाँ पर सबसे अधिक परमाणु हथियारों के तैनात थे और आम लोगों के विरोध और प्रदर्शन के बावजूद यहाँ पर शांति आंदोलन होने लगे। विरोध और प्रदर्शन और शांति आंदोलन होने लगे। लाखों की तादाद में महिलाओं ने और पुरुषों और बच्चों ने इस आंदोलन में भाग लिया और पूरे विश्व में के लोकतांत्रिक देशों में और बुद्धिजीवियों ने इन आंदोलनों का भरपूर समर्थन किया। विश्व के अनेक देशों में शांति के लिए आंदोलन होने लगे। आपने इसको सामाजिक आंदोलन, लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत नागरिक शास्त्र में पढ़ा है। और इस प्रकार से अमेरिका के नेताओं के विचार आया कि अब हमें परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व बनाना है और दोनों देशों के बीच परमाणु अस्त्रों को खत्म करने या कम करने में संबंध में वार्ताएं होने लगी। दोनों देशों के बीच परमाणु अस्त्रों को कम करने या खत्म करने के लिए वार्ताएं होने लगी और अंत में 1998 में आइसलैंड की राजधानी रेजविक में और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में पूरी हुई। उन निशस्त्रीकरण की इस अत्यंत महत्वपूर्ण संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ के हथियार कम करने और उसके प्रयोग की संभावना को नगण्य बनाने का निर्णय लिया गया और इन संधियों के साथ ही शीत युद्ध भी समाप्त हुआ। शीत युद्ध यही था कि दोनों देश एक दूसरे के पर शक करते थे कि कोई भी परिस्थिति आने पर या तो अमेरिका सोवियत रूस पर और सोवियत रूस को लगता था कि अमेरिका उस पर।
आक्रमण कर सकता है। इसीलिए वे दोनों एक दूसरे पर शक भी करते थे और डरे हुए भी रहते थे। लेकिन शीत युद्ध के गहरे घाव और प्रभाव विश्व पर छोड़े। पहला इसके चलते सोवियत संघ और अमेरिका सहित विश्व के अधिकांश देशों का विकास और लोकहित न करके शस्त्रों और सेनाओं पर खर्च करने पर मजबूर किया। इस परमाणु शस्त्रों के होड़ के चलते अन्य देशों ने भी अपने देश के बचाव के लिए परमाणु अस्त्रों और इसी प्रकार के घातक हथियारों के लिए अधिक से अधिक खर्च किया। उन्होंने आम जनता की परवाह न करते हुए अपने देशों को शस्त्रीकरण किया और शस्त्र व्यापार और शस्त्र उद्योग पर ही अधिक देश निर्भर हो गए थे, जिन्होंने मुनाफा कमाया, मगर अधिकांश देश आर्थिक रूप से कमजोर हो गए और स्वयं सोवियत संघ सम्मिलित था। सोवियत संघ की कमजोरी का फायदा उठाते हुए कई पूर्वी यूरोपीय देश जो सोवियत संघ के नियंत्रण के कारण छुटपटा रहे थे, तेजी से स्वतंत्र हुए और सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम जर्मनी के 2 भागों का विलय हुआ और उसकी राजधानी बर्लिन को बांटने वाली दीवार नाटकीय तरीके से आम लोगों के हुजूम ने ध्वस्त कर दिया। वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था, तो बीच में जो दीवार बनाई गई थी 2 भागों को बांटने के लिए, वहां की जनता ने उसे तोड़ दिया और दोनों देशों को एक कर दिया। सोवियत संघ ने इन सब के प्रभाव से उभर नहीं पाया और 1992 में अप्रत्याशित तरीके से खुद ही ढह गया। सोवियत संगठन की जगह अनेक छोटे गणतंत्र स्थापित हुए, जिन्होंने पूंजीवाद के चुनावी लोकतंत्र को अपनाया। इसके साथ ही आधुनिक विश्व में समानता और समाजवाद लाने का महान प्रयास विफल हुआ। शीत युद्ध के एक और प्रभाव को आज विश्व झेल रहा है, जब सोवियत संघ अरब देशों के पर अपना प्रभाव डालता और अमेरिका ने इजराइल के विरुद्ध उनको तैयार किया, तो अमेरिका ने उन देशों में यह भावना फैलाई कि साम्यवादी सोवियत संघ के इस्लाम धर्म का खतरा है। इसी तरह सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो उस पर नियंत्रण जमाया, तो अमेरिका ने इस्लामी धार्मिक समूहों को उकसाकर उन्हें सोवियत संघ से लड़ने के लिए घातक शस्त्र दिए। इसी तरह प्रायः विश्व के अन्य भागों में भी छापामार युद्ध करने के लिए सोवियत संघ और अमेरिका ने गुटों को तैयार किया और वर्तमान युग में आतंकवाद की समस्या का प्रारंभ शीत युद्ध से ही होता है। इतिहासकारों का और राजनीतिज्ञों का कहना है कि जो शीत युद्ध समाप्त हुआ, वहीं से आतंकवाद शुरू हुआ था, क्योंकि ये दोनों देश एक दूसरे की सहायता करने के उद्देश्य से 2 देशों के बीच युद्धों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक दूसरे की सहायता करते थे। एक पक्ष की सोवियत संघ करता था तो दूसरे पक्ष की अमेरिका करता था। यहाँ पर हमने देखा कि इजराइल में जो युद्ध हुआ, वहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय के लोग रहते थे, उनमें भावनाएं भड़काई, मुस्लिम धर्म के खतरा है यह कह करके वहाँ पर धार्मिक भावनाएं भड़काई। तो दूसरी तरफ सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर जब आक्रमण कर उस पर नियंत्रण किया, तो अमेरिका ने भी वहां के लोगों के धार्मिक समूह को उकसाया। इस प्रकार एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का कर भी ये लोग अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश करते थे, ताकि दोनों में से किसी भी देश पर के उनका नियंत्रण बना रहे। और यदि किसी देश पर दूसरे देश का नियंत्रण स्थापित होता है या नियंत्रण करना शुरू करता है, तो उसके संसाधनों पर, उसके आर्थिक चीजों पर, आर्थिक उन्नति पर, उस देश का आधिपत्य हो जाता है। जहां शीत युद्ध समाप्त हुआ, राजनीतिज्ञों का कहना है कि वर्तमान में जो आतंकवाद की समस्या प्रारंभ हुई है, वह शीत युद्ध से ही हुई है। शीत युद्ध समाप्त हुआ तो आतंकवाद की शुरुआत हुई। इस प्रकार से बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय।